साथियों नमस्कार। के लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज 6 मई है, 6 मई 2022। आज ही के दिन छत्रपति साहू जी महाराज का देहावसान हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में। मगर उनके कार्य, उनकी सोच, उनके जो नियम कानून जो बनाए गए थे उनके काल में, उनके राज में, वो आज भी सर्वविदित हैं और चल रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे, ये जो ज्ञानी लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, वाकिफ होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, पुस्तकें पढ़ी होंगी, जिन्होंने उनके बारे में सुना होगा, उनका इतिहास देखा होगा, उनको पता होगा कि छत्रपति साहू जी महाराज इस देश की विकास के लिए क्या शख्सियत थे। छत्रपति साहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी के तीसरे वंशज थे। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1872 को कोल्हापुर में हुआ था। कोल्हापुर में उनका जन्म हुआ। गत 3 वर्षों बाद उनकी माता का देहांत हो गया, उनकी मां का देहांत हो गया। जब वो 10 वर्ष के हुए तब 17 मार्च 1884 में उनको कोल्हापुर की रानी आनंदीबाई ने गोद ले लिया। उनको गोद लेने के बाद लगभग 10 वर्ष बाद 2 जुलाई 1894 को उन्हें कोल्हापुर स्टेट का राजा बना दिया गया। कोल्हापुर स्टेट का राजा बनने के बाद उन्होंने लगभग 1901 में उनके द्वारा पिछड़ी जाति की जनगणना करवाई गई, जातीय जनगणना करवाई गई। ये जातीय जनगणना पूरे भारतवर्ष में पहली बार करवाई गई, जो कि आज सभी लोग कहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज भी भारतवर्ष में जातीय जनगणना नहीं हो रही है। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, ये तो राजनीतिक कारण है। ये तो समय और वक्त और जो ज्ञानी पंडित हैं वही बता पाएंगे। मगर उन्होंने अपने राज्य में अंग्रेज काल के शासन में उन्होंने अपने राज्य में जातीय जनगणना करवाई थी और इसी जातीय जनगणना के आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया था। उन्होंने अपने राज्य में लगभग 50% आरक्षण लागू किया था। आरक्षण की प्रथा के जनक थे छत्रपति साहू जी महाराज। आरक्षण प्रथा लागू होते ही दलितों को और पिछड़ों को उनका अधिकार मिलने लगा, उनका हक मिलने लगा। उससे पहले कितना शोषण होता था, कितना शोषण नहीं होता था, ये तो जग जाहिर है, इतिहास में लिखा हुआ है, सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने दिन प्रतिदिन, हर साल, गत जितने भी दिन वो रहे हैं, उन्होंने दिन भर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही कार्य किया है पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए। उन्होंने महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचारों पर भी रोक लगाई। 1911 में उन्होंने अपने संस्थान में सत्य शोधन समाज की स्थापना की। सत्य शोधन समाज का मतलब होता है जो दलित और पिछड़े लोग हैं उनके साथ कोई अत्याचार, कोई ऐसा व्यवहार न किया जाए ताकि उन पे कोई कुठाराघात हो। 1912 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य भी किया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के बाद उन्होंने उस शिक्षा को मुफ्त भी किया और जो भी 1500 की संख्या वाले जो गांव थे वहां पे उन्होंने स्कूल, प्राथमिक विद्यालय खुलवाए भी। ये भी उन्होंने अनिवार्य किया। तो कुल मिला के उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया, महिलाओं का शोषण ना हो उस पर बहुत जोर दिया, महिलाओं के विकास के लिए और शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया, और दलितों और पिछड़ों का साथ और समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने अपनी विरासत को बाबा भीमराव अंबेडकर को दिया और उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजा। जो पढ़ाई वो खुद नहीं पूरी कर पाए वो उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को विदेश भेजा था पढ़ाई पूरी करने के लिए, ताकि उनका सपना वो अंबेडकर साहब साकार कर सके। और इसमें वो सफल भी हुए और उनका सपना साकार भी हुआ, पूरा देश जिसको आज जानता है, देश ही नहीं पूरी दुनिया आज जानती है कि भारत का सबसे बड़ा संविधान का रचयिता कौन था। 1919 में उन्होंने अछूत महिलाओं को जो अछूतों को हॉस्पिटल में जाना वर्जित था, निषेध था, वो भी उन्होंने उस प्रथा को भी खत्म किया। 1919 में उन्होंने हॉस्पिटल में जो चिकित्सा का अधिकार था, जो दलितों को, पिछड़ों को नहीं था, वो भी उन्होंने पूरा किया। और ये जो प्रथा चली आ रही थी पहले से दलितों को, पिछड़ों को
हॉस्पिटल जाने का अधिकार नहीं है, उस चीज़ को भी ख़त्म किया उन्होंने। तो ये भी एक माइलस्टोन था जो कि उन्होंने तोड़ा, और इसको तोड़ते हुए वो आगे बढ़े और समाज को आगे की ओर अग्रसित किया। 1918 में वतनदारी नामक प्रथा का उन्होंने अंत किया। अब आप लोग सोचेंगे वतनदारी क्या चीज़ है। वतनदारी एक ऐसी प्रथा थी जिसमें दलितों और पिछड़ों के पास ज़मीनें तो थी, मगर वो उनकी खुद की नहीं हुआ करती थी, उसमें लगान लगा करता था, जमींदारों की हुआ करती थी, और सालों साल 100-100 2-2 साल से उनका पूरा खानदान, पूरा परिवार वो खेती बाड़ी करते थे, सब कुछ करते थे, और मुनाफे के नाम पे चंद किलो अनाज उनको मिलता था, जिससे उनका पेट भी नहीं पलता था, वो जानवरों को भी खाना नहीं खिला सकते थे, और बाकी के पालन पोषण की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस प्रथा का उन्होंने अंत किया, जमींदारी प्रथा का अंत हुआ, और उन्होंने ये वतनदारी जो प्रथा थी इसको ख़त्म करके जो भी हकदार थे ज़मीन के, उनको उनकी ज़मीनें मुहैया कराई और इस प्रथा का अंत किया उन्होंने। इसी के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के भी जो अधिकार थे वो भी पूर्ण करवाए, पूरे अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया, और इस पे वो सफल भी हुए। महिलाओं के अधिकार पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किए। महज 48 साल की उम्र में वो 6 मई 1922 को उनका देहांत हो गया, और अपने पीछे वो बहुत से सपने, बहुत से अच्छी चीज़ें छोड़ गए, लेकिन उनके सपने को साकार करने वाले उनके बाद जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किए और उसमें वो सफल भी हुए, और छत्रपति साहू जी महाराज के सपने को उन्होंने साकार किया। तो ये थी छत्रपति साहू जी महाराज की लगभग थोड़ी बहुत जीवनी जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखी। तो छत्रपति साहू जी महाराज जातिवाद से पीड़ित थे, और जातिवाद उन्हें पसंद नहीं था। उनका कहना था कि जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं करेगा। तो उन्होंने जातिवाद को खत्म करने की कोशिश की, और इसमें वे बहुत हद तक सफल भी हुए। पूरी हद तक तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत हद तक वो सफल भी हुए। लोगों को उन्होंने जागरूक किया, और लोगों को पता चला कि उनकी ताकत क्या है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।